दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इस समय पर जहां विपक्ष को चुनाव मैदान में जाकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां वो प्रेस पर कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रही है कि उसके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सत्ता पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मामूली नहीं थी। इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके पहले के दो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थे। दोस्तों, हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर क्या हमला बोला और इसका चुनाव में क्या असर होने जा रहा है। इसके पहले जरा इस पूरे मसले को समझते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को तीन अध्यक्षों को आकर के क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो सोनिया गांधी जो बीमार रहती हैं, उनको भी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास इस समय पैसा नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उसके जो चारों संगठन हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, इन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और वजह सिर्फ इतनी है, और आज की भी नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और सीताराम केसरी थे, उस समय केवल 14,40,000 रुपए देय था। यानी जो निकला है इनकम टैक्स का, इतना देय होना चाहिए। उसके चलते माने उस समय का मामला था, नोटिस उस समय के थे और उन पर कार्रवाई अभी हो रही है चुनाव के ठीक पहले। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी हार को देखते हुए बौखलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता बेहद जरूरी है, और वो ये जानते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के अंबानी और अडानियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, ये जितने भी आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के, अगर ये परतें खुल गई आगे चल करके तो फिर क्या होगा। और राहुल गांधी ने कहा ही है कि वो लोग जो इन संस्थाओं में बैठे हुए हैं, वो अधिकारी इस बात को समझ लें कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये ऐलान ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव आसान नहीं है, और हार मिलती है तो फिर मोदी का क्या होगा। और इसीलिए लोकतंत्र में से उस पूरे तंत्र को कब्जा करके सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जब लोक ठान लेता है तो बड़े बड़े तंत्रवादियों के भी बिस्तरे बंध जाते हैं। ये गवाही आपको 1977 के इलेक्शन से भी मिलेगी, जब एकमात्र कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता इंदिरा गांधी, जिन्होंने बाकायदा आपातकाल लगाया था, आज की तरह अघोषित आपातकाल नहीं था, और उसके बाद लोकतंत्र को ध्यान में रख करके आपातकाल हटा करके उन्होंने चुनाव कराया, तो सामने जो जनता पार्टी बनी थी, विपक्ष की जो एकता बनी थी, उसके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी, कोई उसके पास चुनाव लड़ने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब लोग खड़ा होता है, जब जनता खड़ी होती है, जब नागरिक खड़े होते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी सत्ता की चूलें हिल जाती हैं, लोग बेदखल कर देते हैं। और वही हुआ था उस चुनाव में। क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं? हालांकि एक समर्थक वर्ग मोदी का है, बीजेपी का है, और वो ऐसा समर्थक वर्ग है कि जिसके ऊपर चाबुक ही क्यों ना चलता हो,
उसके बच्चे भले ही बेरोजगारी की मार से पीड़ित हों, महंगाई से उनका भी दम घुट रहा हो, लेकिन धर्म की अफीम चाट करके वो नशे में हैं, या जिन्हें ये लगता है कि हम इस सत्ता में उस श्रेष्ठता बोध से संचालित हैं, हमारा वर्चस्व है, तो वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद वो बीजेपी को वोट करते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इसके अलावा जो तकरीबन 80% लोग हैं, मैं समझता हूं कि वो इस समय प्रताड़ना, बेबसी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और सत्ता तंत्र के पूरे हमले के जरिए अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी की रक्षा जैसे तैसे हो रही है। वो लोग आज विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जहां एक छोटा सा मसला था इनकम टैक्स का, उस पर पेनाल्टी कितनी लगती है? पेनाल्टी लगती है 210 करोड़ रुपए की, जबकि राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स का वो नियमावली दिखाई कि पेनाल्टी सिर्फ 10,000 रुपए लगाई जा सकती है, लेकिन 210 करोड़ की पेनाल्टी लगा करके अकाउंट फ्रीज कर देना, यह लोकतंत्र में होता ही नहीं है, किसी भी कार्रवाई में नहीं होता है। लेकिन आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से जकड़ लिया गया है, और यह बात तो राहुल गांधी पिछले 10 साल से कह रहे हैं, एक एक करके आरबीआई को ध्वस्त किया गया नोटबंदी के समय, चुनाव आयोग को, इसके अलावा अब तो स्टेट बैंक को, इसके अतिरिक्त उन तमाम जुडिशरी को भी कसने की कोशिश की गई थी। लेकिन इधर डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस महोदय जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, वो दिखाता है कि नहीं, जुडिशरी को इस तरह से दबोचा नहीं जा सकता। वरना 5-5 जज आए थे सामने और ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव है। आज कम से कम उस दबाव से उबरने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मीडिया पिछलग्गू बन गया है। ऐसे समय पर विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र का गला घोंटना है। जहां बराबरी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर कैसे आप लोकतंत्र को बचा करके रख सकते हैं? और राहुल गांधी ने तो सीधा हमला करके कहा कि ये अकाउंट फ्रीज करना नहीं है, ये गणतंत्र को फ्रीज करना है, भारत की रिपब्लिक का गला घोंटना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें 20% वोट मिलता है, 20% लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे अकाउंट को फ्रीज कर देने का मतलब है कि उन लोगों के डेमोक्रेसी को, उनके डेमोक्रेटिक राइट को प्रतिबंधित करना। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये जो नफरत भरी आसुरी शक्ति है, उसने लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही है। ये जो पूरा मामला है, इस मामले में राहुल गांधी का जो अटैक है सीधा नरेंद्र मोदी पर, अब इसका क्या असर होने जा रहा है, जरा इसकी भी पड़ताल कर लें। राहुल गांधी पिछले 2 साल के भीतर जिस तरह से एक नई छवि के साथ आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो लोकतंत्र के लिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, जो संवैधानिक संस्थाओं के लिए निरंतर लड़ रहा है, सड़क पर चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक होती है। नफरत और हिंसा को मिटाने के लिए वो व्यक्ति सड़क पर खड़ा होता है, लोगों से मिलता है, और खुद राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी है वो नया राहुल गांधी है, जिसने भारत को पहचाना है, नए सिरे से जाना है और समस्याओं की पड़ताल की है। लोगों के भीतर नफरत क्यों है, हिंसा क्यों है? क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो दूसरी अपनी यात्रा में न्याय शब्द को वो आगे करते हैं, और यात्रा उस मणिपुर से शुरू होती है जहां पिछले 1 साल से या 10 महीने से जाति हिंसा चल रही है। एक खिलाड़ी ने भी
मोदी का आह्वान करके कहा कि आप जरा जाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी है कि मणिपुर की तरफ झांकने भी नहीं गए। महीनों तक तो वो मणिपुर का मां नहीं बोले, उन महिला किस पहलवानों पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था उनके सांसद पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर, कि उसने यौन शोषण किया है। किसान जो चारों तरफ बैठे हैं, नरेंद्र मोदी हैं कि उनकी तरफ झांकते भी नहीं हैं, और वो किसान अपनी उस वाजिब मांग को लेकर के आए हैं जिसका वादा खुद नरेंद्र मोदी ने किया था 2 साल 1.5 साल पहले। तो आप लगातार इस देश के लोगों के अधिकारों को छलनी करके, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना करके, उन्हें अपने साथ जोड़ करके और लोगों की आंखों पर धूल झोंक करके वो छवियां जो छद्म तरीके से सामने लाई जा रही हैं। एक वीडियो है प्रचार का, पापा मैं जानती थी कि मोदी जी हमको बचाने के लिए बार रुकवा देंगे। इस तरह के झूठ का पूरा बाजार चल रहा है, और उसके नाते नरेंद्र मोदी फसल काटना चाहते हैं चुनाव की। क्या लोग अब खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उत्तर प्रदेश में कहें तो अखिलेश यादव के साथ, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ, स्टालिन के साथ, ममता बनर्जी के साथ, शरद पवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, ये लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर जो एक शेर बन करके अपने आप को 56 इंच की छाती के साथ भारत के लोकतंत्र को रौंदने के लिए जो तानाशाह बन करके खड़ा हुआ, क्या लोग उसे अब निकालने का, उसे लोकतंत्र से विदा करने का मन बना चुके हैं? क्योंकि लोगों की जो महंगाई की समस्या है, जो बेरोजगारी है, हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है। मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। किसानों मजदूरों के बच्चों की एस्पिरेशन खत्म कर दी गई। वो अब डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकते। जो भी चुन करके जा रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे, वो महज एक पिट्ठू बन गए, और संवैधानिक संस्थाएं तो पंगु हो गई। इसीलिए ये चुनाव जनता बनाम नरेंद्र मोदी का, इस सरकार का है, और लोग सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। शुक्रिया।